अब देखिए जावा क्या है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अगर आपसे पूछा जाए, रोबस्ट होती है, सिक्योर्ड होती है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में जावा का यूज आजकल आपको पता ही है, कंसोल है, विंडो है, वेब एंटरप्राइजेस है, मोबाइल एप्लीकेशन है, सब जगह हमें जावा की ज़रूरत पड़ती है। जावा की अगर हिस्ट्री की आप लोग बात करें तो आप लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जावा को जेम्स गॉसलिंग ने खोजा था। अगर आपको किसी को नोट्स की ज़रूरत हो ये वाले, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको नोट्स की पीडीएफ जो है व्हाट्सएप मुझे कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। जावा को जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था 1990 में। पहले ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होती थी। फिर 1991 में इसका नाम रखा गया ओक ट्री के नाम पे रखा गया। आपको पता है कि कॉफ़ी पीते हुए जो है कॉफ़ी के बीज का नाम है ओक। और जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है वहाँ पे जेम्स गॉसलिंग ने इसका नाम रखा था। इसके बाद में ये टच सेंसिटिव डिवाइसेस में यूज होने लगी, वेब एप्लेट में यूज होने लगी। तो वेबसाइट बनाते वक्त दिक्कत ये आ रही थी कि इसको रन कैसे करें। तो रन करने में दिक्कत आ रही थी, तो इसके लिए हमने ब्राउज़र खुद का ही जावा ने बना लिया, जिसका नाम था होड जावा 1994 में। उसके बाद 1995 में इसका नाम ऑक से जावा रखा गया। तो कई बार पूछते हैं कि जावा का आविष्कार कब हुआ, तो 1995 कई जगह दिया हुआ रहता है। 1996 में इसे इंटरनेट प्रोग्रामिंग में यूज करना शुरू कर दिया। अब इसकी टीम जो थी जिसने इसको खोजा था उसका नाम ग्रीन टीम था। और वो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, जब दो सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके जब काम करते हैं तब हम उसे एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। जावा मैंने बताया था आइलैंड है इंडोनेशिया का। जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने खोजा था। आजकल जो जावा जो है वो ओरेकल कंपनी के द्वारा जो है वो यूज की जाती है, उसके अधिकार क्षेत्र में आ गई है। सबसे बढ़िया जो फीचर्स है जावा का वो आप सुनिएगा ढंग से, 45 मिनट की क्लास है आपकी, कि जावा जो है उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है। देखिए सी लैंग्वेज में कंपाइलर यूज होता है, पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है, जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंपाइल करने पे जावा में क्या बनती है, तो आप बताएंगे डॉट क्लास फाइल बनती है। अगर आप लोग आगे और बढ़ते हैं तो आप कहेंगे कि जो डॉट क्लास फाइल होती है वही हमारी बाइट कोड होती है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो जावा का जो कंपाइलर है उसका नाम जावा सी है, और जो इंटरप्रेटर है उसका नाम जावा है, जो कि रन करने में क्या आता है, उपयोग आता है। इसी तरह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब क्योंकि डॉट क्लास फाइल बनती है तो इस कारण आपके जो प्रोग्राम जो है वो कहीं पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ढंग से सुनिएगा, साथ के साथ याद कर लें आप लोग। मैं आपसे पूछने का काम नहीं करूँगा क्योंकि हमें 3 दिन में इसको ख़त्म करना है, 3 लेक्चर। अब रोबस्ट होती है, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट का काम इसमें होता है। सबसे बढ़िया चीज़, इसमें पॉइंटर होता ही नहीं है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी पाई जाती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इसमें पाई जाती है, और सिक्योर होता है। सिक्योर मतलब क्योंकि जावा जो है वो डॉट क्लास का यूज करता है तो वायरस फ्री आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, पॉइंटर का यूज नहीं लेता। और इसके जो डॉट क्लास फाइल बनती है वो कहाँ स्टोर होती है, वो वर्चुअल मशीन में आपके स्टोर होती है। क्लास लोडर जो इसको लोड करने का, जो क्लास को लोड करने का काम करता है वो आपका क्लास लोडर होता है। और जो बाइट कोड को लिए वर्क करता है वो बाइट कोड वेरीफायर। आर्किटेक्चर न्यूट्रल होती है, मतलब आप इसे कहीं पे भी रन कर ले। ये नहीं है कि इंटीजर जो है पुराने वर्जन में 32 मतलब 2 बाइट ले रहा है, नई वर्जन में इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, ऐसी कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आती। पोर्टेबल होता है, कहीं पे भी आप इसे रन कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही बढ़िया होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आप इसे कहीं पे भी, मतलब रिमोट एप्लीकेशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। फुल फॉर्म है, कुछ याद रखिएगा, जब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड आता है जावा में, एडवांस जावा का पार्ट है ये। RMI रिमोट मेथड इन्वोकेशन, और EJB की फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइजेस जावा भी।
अब हम आगे बढ़ते हैं। मल्टी थ्रेडिंग, जावा के अंदर एक साथ में कई प्रोग्राम जो है वो आप रन कर सकते हैं। इसे आप लोग क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। इसे आप मल्टीमीडिया और वेब एप्लीकेशन में यूज करते हैं। डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब रन टाइम में आप इसे रन कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। आखिर सी प्लस प्लस और जावा में क्या फर्क है? देखिए आराम से आप देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है कि सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है। गो टू है, साइज ऑफ है, टाइप डेफ है, ये तीनों के तीनों सी प्लस प्लस में होती है, जावा में नहीं होते। स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, ऑटो एक्सटर्न रजिस्टर, साइंड अनसाइंड हो गया, पॉइंटर हो गया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हो गई, ये सब के सब चीजें किसके अंदर है, सी प्लस प्लस में है। जावा में ये चीजें नहीं होती। इसी तरह से इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट विद जीरो फिल है, वो जावा में होता है। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया, टेम्पलेट हो गया, वो आपके सी प्लस प्लस में है। मल्टी थ्रेडिंग एप्लेट जावा में है। और वर्चुअल कीवर्ड जो है वो जावा में सपोर्ट नहीं करता। रिटर्न जब आप करना होता है तो ये जरूरी होता है कि आप उसमें रिटर्न टाइप लिखें, किसके अंदर, जावा में। जबकि सी प्लस प्लस में अगर आप रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सी प्लस प्लस और जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस है। जावा में उसके बदले क्या होता है, इंटरफेस होता है। डिस्ट्रक्टर होता है, जावा में उसके बदले फाइनलाइजर होता है। यहाँ हेडर फाइल होती है, उसके बदले जावा में क्या होता है, पैकेज होता है। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग का यूज करता है, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का यूज करता है। ये कंपाइलर है, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज करता है। ये ब्रेक और कंटिन्यू यूज करता है। ब्रेक और कंटिन्यू के अलावा ब्रेक लेबल और कंटिन्यू लेबल भी यूज करता है। ढंग से सुनिएगा, बहुत अच्छे टॉपिक है, बहुत बढ़िया मैटर है, फटाफट साथ के साथ आपको याद हो जाएगा। अगर इसके बोर्ड वाले वीडियो देखने हो तो वो मैंने पहले से ही आपके बना रखे। जो जावा सी का जो प्रोग्राम है सीधा कंपाइल होता है। जावा में आप डॉट जावा एक्सटेंशन का प्रोग्राम बनता है, उसमें आप जावा सी से कंपाइल करते हैं। डॉट क्लास फाइल बनती है जो कि आपकी बाइट कोड होती है और इंटरप्रेटर के द्वारा वो मशीनी कोड में बदल जाती है। जावा सपोर्ट सिस्टम की अगर बात की जाए तो क्या क्या चीजें हैं। इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए आपको, अगर आप रिमोट सर्वर यूज कर रहे हैं तो वेब सर्वर होना चाहिए। वेब ब्राउजर हो गया, HTML हो गया, एप्लेट हो गया, जावा कोड हो गया और बाइट कोड। इंटरनेट मैंने आपको बता ही दिया, वेबसाइट के लिए हमें जरूरत पड़ती है और होड जावा नाम का इसका ब्राउजर भी होता है जो कि वेबसाइट को रन करता है अगर आपसे कोई पूछे। इसी तरह से जावा और WW की अगर बात की जाए तो जावा जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। मतलब इसको अभी मैंने बताया था कि इसे इमेज है, टेक्स्ट है, एनिमेशन है, नेटवर्किंग में आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। जावा का एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर आपके JDK होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। इसी तरह से जावा स्टैंडर्ड की लाइब्रेरी पाई जाती है। तो आप सुनेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, तो काफ़ी मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी। JRE की फुल फॉर्म पूछे तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये होती है जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। JVM एप्लेट भी होता है, इसमें प्लग इन भी पाया जाता है। JVM मतलब क्या हुआ, जावा वर्चुअल मशीन। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यही बनाता है, बाइट कोड आपके JVM में ही स्टोर होते हैं और इन दिस फॉलोइंग ऑपरेशन लोड करना, कोड को एग्जीक्यूट करना और फिर रन टाइम एनवायरनमेंट देना। जावा के आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो क्लास लोडर, क्लास एरिया, हीप, स्टैक, काउंटर रजिस्टर जो कि आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी पढ़ा था, नेटिव मेथड, एग्जीक्यूशन इंजन, जावा नेटिव इंटरफेस, ये सब पाए जाते हैं। क्लास लोडर जो क्लास को लोड करेगा और बूट स्ट्रैप लोडर जो बूटिंग फाइलों को लोड करवाता है या क्लास लोडर की तरह एक्सटेंशन की तरह काम करता है। और इसके अलावा एक्सटेंशन क्लास लोडर जो जार फाइल को लोड करता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। क्लास एरिया, हीप, स्टैक, रैंडम, काउंटर रजिस्टर, ये नाम आप ध्यान रख लें। JIT की फुल फॉर्म जरूर याद रखें, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। सेम टू सेम कंपाइलर आपके C# या .NET में भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं JIT, जावा जस्ट इन टाइम कंपाइलर।
जावा नेटिव इंटरफेस का मतलब ये होता है कि आप जो C++ के मेथड है वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। JDK की फुल फॉर्म याद रखें, जावा डेवलपमेंट किट। जावा के अगर वर्जन की बात करते हैं तो जावा में 3 वर्जन होते हैं। एक स्टैंडर्ड एडिशन होता है जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में काम में आता है। एक एंटरप्राइज एडिशन होता है जो वेबसाइट को डेवलप करता है। एक माइक्रो एडिशन होता है जो कि माइक्रो मतलब मोबाइल से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट तैयार करता है। अब आगे देखिए कौन कौन से कंपोनेंट JDK में होते हैं। अगर आप वेबसाइट बनाते हो और एप्लेट में प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको कमांड की जरूरत पड़ती है एप्लेट वीवर की। अगर आप कंपाइल करते हो तब आपको जरूरत पड़ती है जावा सी की। अगर आप रन करते हो तो आपको जरूरत पड़ती है जावा इंटरप्रेटर की। अगर आप हेडर फाइल बनाना चाहते हो सी लैंग्वेज की तरह तब आप जावा एच हेडर फाइल का यूज करते हो। जावा पी डिसअसेंबलर के लिए यूज में आता है, पैकेज के लिए यूज में आता है। जावा DOC आपके जो है डॉक्यूमेंट बनाता है, HTML की फाइलें बनाता है। इसी तरह से जार जो होता है उसकी फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो क्या होती है, जावा आर्चिव फाइल। JDB फुल फॉर्म होती है जावा डीबगिंग। अब देखिए आगे बढ़े तो जावा में कौन कौन से टोकन आपके पाए जाते हैं। अब जावा टोकन आखिर क्या होता है। सबसे छोटी जो यूनिट है वो जावा टोकन कहलाती है, चाहे वो कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, लिटरल है, ऑपरेटर है और सेपरेटर है। कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि ये सारे नाम है। एक रीडिंग आप लोग मान लेना, मुझे पता है कि इतने सारे कीवर्ड हमें याद नहीं रहते, लेकिन अगर MCQ पूछेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है किसी का भी नाम जो है वो आपका आइडेंटिफायर कहलाता है। चाहे वेरिएबल का नाम है, फंक्शन का नाम है, एरे का नाम है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, आपके आइडेंटिफायर कहलाते हैं। रूल्स क्या होते हैं, रूल्स आइडेंटिफायर के वही होते हैं जो वेरिएबल के रूल होते हैं, मतलब स्पेस हम लोग नहीं ले सकते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, वो सारे रूल इसके अंदर लगते हैं। अब अगर हम लोग बात करें लिटरल की तो लिटरल क्या है, लिटरल लाइक के कांस्टेंट की तरह काम करता है और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स इनिशियलाइजेशन होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल कहते हैं। लिटरल में क्या क्या टाइप होते हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है और बुलियन है। ऑपरेटर क्या होते हैं, जो ऑपरेंड पे कार्य करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। सेपरेटर क्या होते हैं, जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रेसिस हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, सेमीकोलन, कोमा, पीरियड, ये सारी चीजें आती हैं। जावा के स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है एम्प्टी स्टेटमेंट जो कि खाली छोड़ देते हो आप लोग, एक लेबल स्टेटमेंट। लेबल स्टेटमेंट में क्या होता है, लेबल स्टेटमेंट में आप ब्रेक लेबल या कंटिन्यू लेबल को शामिल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट के नाम है, अगर आप खाली छोड़ते हो तो वो एम्प्टी स्टेटमेंट कहलाएगा, अगर आप ब्रेक लेबल या कंटिन्यू लेबल यूज करते हो तो वो लेबल स्टेटमेंट कहलाएगा। इसी तरह से एक्सप्रेशन स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें आप प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज करते हो। और इसी तरीके से सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसमें आप अगर आपसे पूछा जाए कि इफ एल्स है, लेटर इफ एल्स है, स्विच है, ये किस प्रकार के स्टेटमेंट है, तो ये सारे के सारे सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाते हैं। इटरेशन स्टेटमेंट क्या होते हैं, व्हेन एनी स्टेटमेंट इज रिपीट मोर देन वन टाइम, जब आप किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार अगर आप रिपीट करते हो तो वो इटरेटिव स्टेटमेंट कहलाते हैं। चाहे वो प्री टेस्ट है, चाहे वो पोस्ट टेस्ट है, वाइल है, डू वाइल है और फोर लूप। सिंक्रोनाइजेशन कहाँ यूज होता है, जब आप मल्टी थ्रेडिंग यूज करते हो तो उसमें डेडलॉक की कंडीशन आ सकती है, उसे रोकने के लिए हम लोग सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड का यूज करते हैं। जंप स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, थ्रो हो गया और रिटर्न हो गया। वापस से सुनिएगा, अगर कोई पूछे कि जंप स्टेटमेंट क्या होता है तो आप बताएंगे ब्रेक है, कंटिन्यू है, थ्रो है और रिटर्न। अगर किसी को नोट्स की, यही वाले नोट्स की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में PDF। और वेरिएबल क्या है, ये सेम ही चीज़ें सी लैंग्वेज में, ये सेम ही चीज़ें पाइथन में, सभी लैंग्वेज में कॉमन होती है। बेसिक कंसेप्ट तैयार कर ले, बाकी जगह दिक्कत नहीं आएगी। अब वेरिएबल क्या होता है, अब अगर जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में बदलती रहती है उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं।
ये सेम चीजें C#.NET में भी है। अब देखिए रूल्स ऑफ वेरिएबल आपको पता है, अंडरस्कोर है वो यूज हम लोग कर सकते हैं। जावा में एक एक्स्ट्रा चीज होती है डॉलर। जावा में इसका यूज किया जाता है, डॉलर का यूज लिया जाता है। केस सेंसिटिव होता है, मतलब अपर केस वेरिएबल और लोअर केस वेरिएबल दोनों अलग अलग होते हैं। स्पेशल सिंबल का यूज नहीं ले सकते हो आप लोग, डॉट हो गया, @ हो गया, वो यूज नहीं कर सकते हो। और इसकी लेंथ जो होती है वेरिएबल की वो आप कुछ भी रख सकते हैं। ये कीवर्ड का यूज नहीं लेता। उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या होता है, जिसे पूरे प्रोग्राम में बदला जा सकता है वो आपका क्या कहलाता है, नहीं बदला नहीं जा सकता है, वो कांस्टेंट कहता है। तो ऐसे कुछ बात हो तो मुझे बता दिया करो, कोई मुंह से गलत निकल जाए तो इसमें क्या होता है कि जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है तो वो कांस्टेंट है, न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। जो नंबर का यूज करता है, चाहे वो इंटीजर है चाहे वो फ्लॉट है, इंटीजर है तो डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। ये 3 टाइप है इंटीजर कांस्टेंट के। इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे डेसिमल 0 से 9, ऑक्टल 0 से 7, हेक्साडेसिमल 0 से 9, 10 का मतलब A, 11 का मतलब B, जो कि आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी पढ़ा। 10 का मतलब A हो गया, 11 का B हो गया। ये इस तरह से 15 तक रहते हैं। तो अगर किसी के आगे आप 0 और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं तो वो हेक्साडेसिमल होता है। अगर आप किसी के आगे 0 लगाते हैं तो वो ऑक्टल होता है। वो संख्या ऑक्टल संख्या कहलाती है। रियल कांस्टेंट जो होता है उसमें डेसिमल वैल्यू का उपयोग लिया जाता है, और डेसिमल वैल्यू को दिखाने के लिए आप ई का भी उपयोग ले सकते हो और वैसे भी यूज कर सकते हो। ई का जब यूज करते हो तो कई बार पूछा जाता है इसका आगे का हिस्सा क्या कहलाता है, इसका आगे का हिस्सा मंटिसा कहलाता है। लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रिंग में सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकता है। उसी तरह से बैक स्पेस में /n, /b, बैक स्पेस के लिए /n, ये पूरी टेबल जो है आपको दिख रही है, इसकी पिक आप लोग ले लें और इसको याद कर लें। नहीं तो एक नज़र आप लोग डाल लेंगे तो भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, नहीं तो नोट्स में आपको दे ही दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डेटा टाइप। डेटा टाइप भी आप लोग पढ़े कि डेटा टाइप आखिर क्या होता है। अब देखिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं। वेरिएबल में आपको मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, मेमोरी स्पेस की आपको आवश्यकता पड़ती है। और इसमें क्या होता है, ये मेमोरी स्पेस डेटा टाइप जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं आपके। जो एक प्रिमिटिव होता है और एक आपका क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उससे बाइट शामिल होता है। मैंने आपको कहा भी था कि आप सबकी रेंज याद रख लें, सामने से आपके स्क्रीन पे आ रही है, आप धीरे धीरे पढ़ लें। -128 + 127, शॉर्ट की 2 बाइट है, इसकी रेंज दे रखी है, इंटीजर वाली है। -32768 से इंटीजर की रेंज हो गई 4 बाइट हो गया। इतनी बड़ी याद नहीं रहती तो लास्ट के 3-4 अक्षर आप जो है करेक्टर वो नंबर वो याद कर ले। और इसी तरह से लॉन्ग के लिए 64 बिट का साइन 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया, 8 बाइट हो गया। और फ्लॉट के लिए 32 बिट का प्रिसिशन ये रखता है। तो ए जो है तो आप बता सकते हैं कि बुलियन 1 बिट सूचना रखता है। डबल जो है वो 64 बिट का है, डबल प्रिसिशन 0.0D इसका डिफ़ॉल्ट है। फ्लॉट हो गया आपका, ये जो है आपका एक्सेस जो कर रहा है उसमें सिंगल प्रिसिशन है, 0.0F वैल्यू जो है ये रखता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह से बुलियन में 1 बिट मैंने आपको बता दिया, करेक्टर 2 बाइट। कई बार ये पूछ लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू जो है वो क्या रख रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू /U और 000 जैसे ये रख रहा है। ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अब ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी सभी लैंग्वेज के अंदर। एक बार आप अटेंड करेंगे तो ये क्लास सब जगह आपके यूज आ जाएगी। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसमें आपके जैसे क्लास हो गया, इंटरफेस हो गया, एरे हो गया, ये सब चीज़ें शामिल होती है। नेक्स्ट जो है स्कोप ऑफ वेरिएबल की अगर बात करें तो जावा वेरिएबल में 3 प्रकार होते हैं। लोकल वेरिएबल है, इंस्टांस वेरिएबल है और क्लास वेरिएबल आपका कहलाता है। और लोकल वेरिएबल जो कर्ली ब्रेसेस के बीच ही काम करते हैं, लोकल और ग्लोबल आपके सभी लैंग्वेज के अंदर पाए जाते हैं। और
उसके बाद में जैसे यहाँ का जो फंक्शन है वो दूसरी जगह एक्सेस नहीं हो सकता। इंस्टांस वेरिएबल क्या होते हैं? जो हम लोग क्लास के अंदर जो डिक्लेयर करते हैं वो हमारे इंस्टांस वेरिएबल कहलाते हैं, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो प्रत्येक जो है वो उस इंस्टांस वेरिएबल को रखता है। अब देखिए क्लास वेरिएबल क्या होता है? क्लास वेरिएबल जिसे हम लोग स्टैटिक के द्वारा डिक्लेयर करते हैं, ये हमारा जो है क्लास वेरिएबल कहलाता है। तो आप लोग देखें इसके अंदर ही आपको क्लास वेरिएबल का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। 360 का रिजोल्यूशन रखना, आप क्लियरिटी बढ़िया आएगी आपके। नॉर्मल ये सबसे बेस्ट है इसके लिए, मेरे वाले वीडियो के लिए। उसके बाद में ये एक बताया हुआ है कि आपने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया है, तो ये आपका क्लास वेरिएबल है। क्लास के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इंस्टांस वेरिएबल है, और जो वेरिएबल आपने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है ये आपका लोकल वेरिएबल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो टाइप कास्टिंग। देखिए ये समझे कि आप सी लैंग्वेज का ही रिवीजन कर रहे हैं, तो टाइप कास्टिंग क्या होती है? जब आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलते हैं तो वो जो है टाइप कास्टिंग कहलाती है। वैसे नॉर्मली इसे हम लोग टाइप कन्वर्जन कहते हैं। दो प्रकार की होती है, एक इम्प्लिसिट होती है, एक एक्सप्लिसिट होती है। जब बड़े डेटा टाइप से छोटे की तरफ बदलते हैं तो उसको नैरोइंग कहते हैं, और बड़े से छोटे से बड़ा होता है तो उसको वाइडनिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग दो प्रकार की होती है, टाइप कन्वर्जन दो प्रकार का होता है। जो एक्सप्लिसिट होती है उसे हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। इम्प्लिसिट होता है जो ऑटोमेटिकली जो भी कन्वर्जन होता है वो आपका इम्प्लिसिट कहलाता है। वाइडनिंग हो गया, और इसमें हम लोग अवॉइड करते हैं डेटा टाइप को। इट कैन बी ड्यू टू टू मेथड, दो मेथड के कारण होता है। बोथ डेटा टाइप मस्ट बी कंपेरेबल विद ईच अदर, मतलब कन्वर्ट कर सकते हो तभी वो काम करेगा। जैसे कि इंट x बराबर आपने 7 लिखा, y बराबर x लिखा, तो आपको पता है कि इंटीजर का साइज कम होता है, लॉन्ग का साइज बड़ा होता है, तो इजीली उसके अंदर चला जाएगा। इसी तरह से y को अगर आप z में डालते हो तो वो उसमें चला जाएगा, लेकिन वैल्यू जो है वो डेसिमल टाइप की आपकी लेगा। एक्सप्लिसिट क्या होता है? वही जब आप फोर्सफुली कन्वर्ट करते हो। जावा में वाइडनिंग जो है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो जरूरी होती है, और नहीं करते हो तो एरर दे देता है। सी लैंग्वेज में अगर आप कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन का नाम या फोर्सफुली उसे कन्वर्ट नहीं करते हो तो वो एडजस्ट कर लेता है। ये आप चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जैसे आप डबल टाइप का वेरिएबल ले रहे हो और आपने आगे लॉन्ग नहीं लिखकर उसको लॉन्ग में स्टोर करवाओगे तो ये एरर दे देगा। अब है नेक्स्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये टेबल है जो आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटर। ऑपरेटर आखिर देखिए क्या होता है। ऑपरेटर की अगर हम लोग बात करें तो यूनरी है, अर्थमेटिक हो गया, शिफ्ट हो गया, रिलेशन, बिटवाइज, लॉजिकल, टर्नरी, असाइनमेंट। ऑपरेटर का एक क्वेश्चन आपका फिक्स आएगा ही आएगा पेपर में, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। यूनरी की अगर आप लोग बात करते हैं तो जिसमें हम लोग केवल एक ही ऑपरेंड का उपयोग लेते हैं तो वो आपका यूनरी कहलाता है। उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो सकता है और नेगेशन भी हो सकता है। वैल्यू को इन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना भी उसमें शामिल हो सकता है। इसी तरह से एक एग्जांपल बताया है कि आपने x++ लिखा तो x की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई और इंक्रीमेंट जरूर हुआ है 11 का, लेकिन जब आप ++x लिखोगे तो 11 का एक इंक्रीमेंट और हो जाएगा 12, और यहाँ 12 प्रिंट कर दिया। इसी तरह से अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होते हैं उसमें आप क्या ध्यान रखते हैं कि ये ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, इस तरह के ऑपरेशन। रिलेशन ऑपरेटर ये हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर ये हो गए, टर्नरी ऑपरेटर ये हो गए आपके। जैसे एक तो कंडीशन पार्ट होता है, एक ट्रू पार्ट होता है और एक फॉल्स पार्ट होता है। जैसे मैंने कहा C बराबर A बड़ा है B से, तो कंडीशन हो गई, नहीं तो A बड़ा हुआ, नहीं तो B बड़ा हुआ। इसी तरह से असाइनमेंट की अगर बात करते हो तो दो तरीके होते हैं, एक आपका सिंपल असाइनमेंट होता है और एक आपका कंपाउंड असाइनमेंट होता है। सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल को आप इस तरह से लिख देते हो A बराबर A+B, लेकिन कंपाउंड जब होता है तो कहता है कि अगर दो नाम है तब आप उसको शॉर्टकट भी लिख सकते हो, A+=B, =+=B, इस तरह से लिखा जा सकता है। शिफ्ट ऑपरेटर, अगर आपसे पूछे कि शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है,
अब राइट शिफ्ट ऑपरेटर, उसमें आपका राइट शिफ्ट भी आ जाता है और लेफ्ट शिफ्ट भी आ जाता है। अगर आप इस तरफ शिफ्टिंग करते हैं तो मल्टीप्लाई किया जाता है 2 की पावर b से, मतलब 18 इंटू 2 की पावर 3। और अगर आप इस तरफ शिफ्टिंग करते हैं तो डिवाइड किया जाता है 2 की पावर 3 से। बिट वाइज ऑपरेटर की अगर बात करें तो एंड हो गया, जिसमें आप कहते हैं अगर दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा। जैसे 17 और आपने 6 लिया है, तो ये 17 का ये वैल्यू बन रही है 17 की बाइनरी, ये 6 की बन रही है। तो इसको आपने चेक किया कि वो दोनों 1 आ रहे हैं, कि दोनों 1 कहीं नहीं आ रहे थे, तो इसने रिजल्ट जो है वो 0 दे दिया। अगर आपने और की बात करी तो कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट 1 आएगा, तो 4 जगह आपका 1 आ गया, जिसका कन्वर्ट करने पे 23 आ रहा है। अगर बिटवाइज एक्सोर की बात करते हो तो जब दोनों डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे ये तो सेम है, यही एक डिफरेंट है, एक ये, वहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 1 वाली वैल्यू को हम डेसिमल को आपस से जोड़ेंगे तो बिटवाइज एक्सोर की वैल्यू आ जाएगी। अब कंट्रोल स्टेटमेंट अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि एक तो डिसीजन मेकिंग होता है, तो अगर आपने सी भी नहीं करी है तो ये समझो कि सी का भी रिवीजन आपका हो गया है। इफ स्टेटमेंट हो गया, स्विच हो गया, लूप के अंदर डू वाइल वाइल, फॉर ईच हो गया, जंप में ब्रेक हो कंटिन्यू हो गए, और डिसीजन मेकिंग अगर स्टार्ट करें तो वापस से इफ के अंदर सिंपल इफ एल्स, लैडर इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इफ के, इफ एल्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास 2 कंडीशन होती है, और इसी तरह से अगर हम लैडर इफ एल्स की बात करते हैं तो 2 से ज़्यादा कंडीशन का हम लोग उपयोग लेते हैं। एक एक एग्जाम्पल जो है वो मैं इसके बेस पे आपको करवा दूंगा, इसमें एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखवा रखे हैं, केवल थ्योरी है। इसी तरह से स्विच केस की अगर आप लोग बात करेंगे तो आप इसमें कंडीशन जो है वो आप दे सकते हैं, ये आपके लैडर इफ एल्स की तरह काम करेगा। जो भी हमारा केस है उसको ब्रेक से बंद किया जाता है, ये स्विच की विशेषता होती है। और कोई भी अगर केस नहीं चलता है तो डिफॉल्ट आपका चलता है। तो इस तरह से इसका भी एक एग्जांपल हो गया, जैसे ये आ ही गया, सिंटैक्स केस 1 ब्रेक, केस 2 ब्रेक, इस तरह से। लूप क्या होता है? जब हम किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहते हैं तब हम किसका उपयोग लेते हैं? लूप का उपयोग लेते हैं। लूप में क्या होता है कि लूप जो है उसे हम लोग इटरेशन भी बोलते हैं और रिपीटेशन भी कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक प्री टेस्ट होता है और एक आपका पोस्ट टेस्ट होता है। प्री टेस्ट में कंडीशन आप पहले चेक करते हैं और पोस्ट टेस्ट में कंडीशन आप बाद में चेक करते हैं। प्री टेस्ट में फॉर और व्हाइल 2 शामिल होते हैं। फॉर के अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और स्टेप वैल्यू तीनों साथ लिखी जाती है। ज़्यादातर सीरीज के लिए आप इसका उपयोग लेते हैं। इसी तरह से व्हाइल लूप है, इसमें आप कंडीशन जो है वो केवल कंडीशन आपकी होती है। इनिशियलाइजेशन लूप से पहले होता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लूप के अंदर आपका होता है। इसी तरह से पोस्ट टेस्ट में डू वाइल लूप को आप शामिल करते हैं। इसमें डू और वाइल होता है, कंडीशन जो है वो आप लास्ट में चेक करते हैं, तो इसको हम लोग पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं। अब देखिए इसे हो क्या रहा है, जंप स्टेट अभी बताया था, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न और थ्रो जो है वो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करेंगे। ब्रेक होता है किसी भी लूप से बाहर आने के लिए आप ब्रेक का यूज करते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल देखिए, आई का लूप जो है वो 1 से लेके 10 तक चल रहा है, जे का या आई का, और आई जैसे ही 5 है तो ब्रेक लग गया, मतलब आई की वैल्यू 1 2 3 4 ही ये प्रिंट करेगा। लेबल के साथ अगर यूज करते हो तो ए भी एक लेबल लिखा है आपने और बी भी एक लेबल लिखा है। ये लेबल वाली सुविधा केवल जावा के अंदर होती है। आपने लिखा ब्रेक ए, तो जहां पर भी ए लिखा हुआ है वहां तक के सारे लूप को ये ब्रेक कर देगा। मतलब जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 2 होगी, तो उसके बाद कोई भी लूप आगे नहीं चलेगा। इसका मतलब देखो 2 1 तक चल गया, उसके आगे लूप नहीं चलेगा। कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यू होता है कि हम उस स्टेटमेंट को स्किप कर देते हैं और लूप को आगे से चला देते हैं। अब देखें इसके अंदर जैसे i बराबर 5 है तो मैंने कंटिन्यू लिख दिया। कंटिन्यू जैसे ही लिखा तो ये 5 वाली पोजीशन को स्किप कर देगा, बाकी को प्रिंट कर देगा। अब इसमें क्या किया आपने, कंटिन्यू ए लिख दिया, तो आपका ए जो लिखा वहां तक का कंटिन्यू करेगा। तो जब जब आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 होगी, उसके बाद ये आगे के सारे स्टेटमेंट, देखो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट स्किप कर देगा 2 2 के बाद वाले।
रिटर्न क्या होता है, फंक्शन से बाहर आने के लिए हम लोग रिटर्न का उपयोग लेते हैं। एरे क्या होता है, जो समान प्रकार के डेटा टाइप का जो समूह होता है वो आपका एरे होता है। एरे हमेशा कंटिन्यूअस होता है और वैल्यू जो है वो 0 से n-1 तक की आपकी स्टोर करता है। कोड जो है उसके अंदर अरेंज हम लोग कर सकते हैं, रैंडम डेटा को भी एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। नुकसान क्या होता है, साइज की लिमिटेशन होती है, एरे कितने प्रकार के होते हैं, और एक 1D होता है, एक मल्टी डायमेंशनल होता है। 1D के अंदर हम लोग इस तरह से उसको डिक्लेयर करते हैं, इंट ए खाली बराबर न्यू इंट जावा के अंदर, जबकि सी लैंग्वेज हम इंट ए करके सीधे वैल्यू दे देते हैं और उसके बाद में और AI करके हम लोग उसमें वैल्यू को इनपुट करवा लेते हैं। और ये सर्च वैल्यू आपने मांगी है, जैसे DS मैंने आपको करवाई थी, अगर AI की वैल्यू सर्च वैल्यू के बराबर है तो आपका F क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यदि F 1 होगा तो फाउंड और एल्स नॉट फाउंड। इसी तरह से 2D एरे मतलब मैट्रिक्स के रूप में होता है, इसे 2 सबस्क्रिप्ट आपकी होती है और I और J 2 लूप की आपको जरूरत पड़ती है। इस तरह से पहले बॉक्स खाली छोड़े जाते हैं, फिर बॉक्स को क्या किया जाता है, भरा जाता है न्यू इंट करके। तो 2 लूप चला के आप लोग पहले AIJ को इनपुट कराएंगे, फिर 2 लूप चला के आप लोग अगर स्वैपिंग या कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो ट्रांसपोज का वो करेंगे, लास्ट 2 लूप चला के आप उसे प्रिंट करवा देंगे। फॉर ईच लूप क्या होता है, जब आप ग्रुप ऑफ एरे का कलेक्शन है वहां से अगर आप वैल्यू लेना चाहते हैं तब आप फॉर ईच लूप का उपयोग लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इंट आई ए लिखा, ए में जितनी वैल्यू है वो सारी की सारी ए में आती जाएगी और आई टोटल प्लस आई से वो सारी वैल्यू आपस में जुड़ जाएगी। ये हमने आज सी लैंग्वेज तक का बेसिक हमने सीख लिया है, जो सी में भी आपके कॉमन होता है। कल हम लोग हो सकता है कि उप्स के कंसेप्ट आपके स्टार्ट करें।